तो दोस्तों हम अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं कि किसी भी इतना तो हमें पता चल गया कि इन्वेंट्री की किसी भी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंस क्या होती है। क्योंकि हमें पता है कि जो भी बिजनेस होता है उसका जो मकसद होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, और ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए उसकी कोई ना कोई एक्टिविटी भी होनी चाहिए और होती है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और ट्रेडिंग बिजनेस में और इवन अगर आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर सेल आउट हो रही होती है कस्टमर्स को, जिसके जरिए से उस फर्म का या उस बिजनेस को जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। और जब हम उस रेवेन्यू में से उसकी तमाम तर एक्सपेंसेस को या कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमें रिजल्ट में प्रॉफिट या लॉस की फिगर जो है वो मालूम होती है। ठीक है, तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें या ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री इन गुड्स होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि इन्वेंट्री किसी भी बिजनेस के लिए जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बात भी बताता चलूं कि इन्वेंट्री इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अन्यवा जो है वो इन्वेंट्री खरीद के अपने पास स्टॉक कर लें। हमेशा जो बिजनेसेस होते हैं उनको ये चाहिए होता है कि वो इन्वेंट्री की एक खास मिकदार जो है, एक सर्टेन अमाउंट जो है या एक रीजनेबल अमाउंट जो है वो अपने पास स्टॉक में रखें, लेकिन उस अमाउंट से ज्यादा भी अपने पास ना रखें, उससे ज्यादा भी ना खरीदें। बता रही है समझ में? इस पर्टिकुलर चीज को हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर ऑल द बिजनेसेस, क्योंकि इन्वेंट्री बेसिकली आपने बेचने के लिए खरीदनी होती है या बनानी होती है। अगर आपकी सेल हो नहीं रही लेकिन आप इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री खरीदे जा रहे हैं या इन्वेंट्री पे इन्वेंट्री बनाए जा रहे हैं तो खामखा आप अपनी कॉस्ट जो है वो उस इन्वेंट्री के अंदर टाई अप कर रहे हैं। यानी कि आपको उस इन्वेंट्री बनाने का या खरीदने का फायदा तब होगा अगर वो इन्वेंट्री बिक जाए। अगर लेट सपोज वो इन्वेंट्री बिक ही नहीं रही तो आपके उस खरीदने का या उस बनाने का क्या फायदा, उल्टा नुकसान हो रहा है कि आपकी जेब से पैसा जो है वो निकल रहा है और वो जो है वो इस इन्वेंट्री के अंदर टाई अप हो रहा है। जस्ट लाइक यू आर डिगिंग अप अ वेल, और उस कुएं के अंदर आप जो है वो अपनी जेब से पैसा फेंकते जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा ना बाहर आ रहा है ना उसका कोई फायदा हासिल हो रहा है। लिहाजा इन्वेंट्री जो है किसी भी बिजनेस का, इन्वेंट्री जो है वो होल्ड करने के तीन जो है वो मेजर रीजंस हो सकते हैं। और वो कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं यहाँ पर मैं आपको उनके नाम जो है वो बताने लगा हूं। उन रीजंस के अंदर सबसे पहली रीजन जो होती है वो क्या होती है? पहली रीजन को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्शन रीजंस। ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली कहते हैं लेन देन को। अब इन्वेंट्री जाहिर है क्यों बनाई जा रही है या क्यों खरीदी जा रही है? इसलिए ताकि उसको बेचा जा सके, उसको सेल किया जा सके और किसी ट्रांजैक्शन का उस इन्वेंट्री को पार्ट बनाया जाए। इन्वेंट्री इस वजह से हमेशा बिजनेस अपने पास स्टॉक रखते हैं, एक खास हद तक इन्वेंट्री का स्टॉक रखते हैं ताकि कभी ऐसा ना हो कि कस्टमर आए और उनके पास इन्वेंट्री ना हो जिससे वो उनको बेच ना सके, और अल्टीमेटली क्या हो कि एक तो वो रेवेन्यू भी लूज हो जाए जो कि उस फर्म को मिल जाना था अगर उनके पास जो है वो इन्वेंट्री पड़ी होती। और दूसरी बात यह है कि जो लॉस ऑफ गुडविल जो है किसी बिजनेस को हो सकता है इन्वेंट्री के आउट होने से, स्टॉक आउट होने से, तो ऑब्वियसली वो एक अलहदा जो है बिजनेस के लिए नुकसान होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो क्या होती है? प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशन आपको पता है कि एहतियात को कहते हैं। यानी कि बिजनेसेस जो है अपने पास इन्वेंट्री इसलिए भी रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो डिमांड है हमारे बिजनेस की, जो हमारे इन्वेंट्री की डिमांड है, वो किसी वक्त में इंक्रीज हो जाए और हमारे पास उतना स्टॉक ना हो। लिहाजा वो अपनी जरूरत से थोड़ा सा स्टॉक जो है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन एक मुनासिब मिकदार का स्टॉक जो है, जो उनकी नॉर्मल जरूरत होती है उससे ज्यादा अपने पास रखते हैं। ये किसी भी इन्वेंट्री का जो है वो रखने का प्रिकॉशनरी मोटिव हो सकता है। और तीसरे नंबर पर जो एक इंपॉर्टेंट और चीज है वो है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेकुलेशन बेसिकली कहते हैं कि आपको इन फ्यूचर अंदाजा है कि एक खास किस्म की इन्वेंट्री है, अगर मैं इसको आज परचेज नहीं करता तो हो सकता है इन फ्यूचर इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाए, या हो सकता है इन फ्यूचर इसकी प्राइस जो है वो कम हो जाए। तो ऐसी किसी वजह से आप फ्यूचर एंटिसिपेशन की वजह से ऑफ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इफ यू बाय इट टुडे
तो ऐसी रीजन को हम स्पेकुलेटिव मोटिव या स्पेकुलेटिव रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी कि किसी भी जो बिजनेस होता है वो अपने पास जो इन्वेंट्री के लेवल सेट रखता है या अपने पास जो इन्वेंट्री का स्टॉक रखता है, वो इन 3 बुनियादी वजूहात में से किसी भी वजह या मुतादिद वजूहात की वजह से हो सकता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो IS2 के हवाले से मैं आपको बता दूं कि IS2 का बेसिकली जो स्कोप है, तो जो स्कोप है IS2 का, उसके अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेसेस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेसेस की जितनी भी इन्वेंट्री होती है, तो उन तमाम इन्वेंट्रीज के ऊपर IAS2 का इतलाक होता है, यानी कि IAS2 इज एप्लीकेबल ऑन इन्वेंट्रीज ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेसेस दैट आर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेसेस। अब जिस बिजनेस के ऊपर इसका इतलाक नहीं होता वो बेसिकली आपके सर्विस बिजनेसेस होते हैं, सर्विस इंडस्ट्री होती है, क्योंकि नॉर्मली इसके हवाले से जो हमें गाइडलाइन मिल रही होती है वो हमें IFRS 15 से मिल रही होती है, IFRS नंबर 15। ये जो सर्विस इंडस्ट्री होती है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ज्यादातर इस्तेमाल होता है जिसको हम प्रोग्रेस इनवॉइसिंग या प्रोग्रेस बिलिंग कहते हैं, और ये इंशाल्लाह ताला कॉन्सेप्ट आप लोग जब IFRS 15 पढ़ेंगे तो तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और ये आपका FAR1 का टॉपिक है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी शामिल हो जाता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से IAS2 जो है वो सर्विस बिजनेसेस की इन्वेंट्री को डील नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चलिए इसकी एग्जांपल मैं आपको बाद में देता हूँ, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि एक तो सर्विस इंडस्ट्री से मुताल्लिक जो इन्वेंट्री होती है उसको डील नहीं करता। इससे रिलेटेड ही एक बात है कि लेट्स सपोज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी एक सर्विस प्रोवाइडर है। इसका क्या काम होता है कि ये अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को जो है वो मुख्तलिफ घर या बिल्डिंग्स या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है ऐसी बिल्डिंग्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करके देता है, यानी कि अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की जो नेचर है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेट करती है। मैन्युफैक्चरर भी क्या कर रहा होता है, जो चीज उसने प्रोड्यूस करनी होती है उसको खुद बना रहा होता है, और जो चीज जो है वो उसने सेल आउट करनी होती है, उस चीज को मैन्युफैक्चर खुद कर रहा होता है। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी जो आपका, लेट सपोज हम एक जो है वो कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर लेते हैं, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वो भी घर बनाकर या बिल्डिंग्स बनाकर बेच रहा है, यानी कि ये उसकी इन्वेंट्री है, और उसको बना भी इसलिए रहा है कि वो सेल करे। तो कहने को तो एक घर इसकी इन्वेंट्री होगा एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस की, लेकिन ऐसी घर को या ऐसी चीज को जो है वो IAS नंबर 2 डील नहीं करता। यानी कि जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मैंने आप लोगों को पहले जो चीज बताई थी दैट वाज वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पर एक जो चीज है वो है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है, इसकी गाइडलाइंस नॉर्मली हमें IFRS 15 से मिल रही होती हैं, और इनको हम IAS2 के अंदर जो है वो डील नहीं करते। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा फाइनेंशियल मार्केट्स के हवाले से, मनी मार्केट्स के हवाले से। मनी मार्केट्स बेसिकली क्या होती हैं, ये ऐसी मार्केट्स होती हैं जिसके ऊपर हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उनके सेल और परचेज होती है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कंपनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेल और परचेज का काम करती है उनकी इन्वेंट्री या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो डीलिंग होती है ये IAS2 के अंडर नहीं आती, बल्कि ये अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर आती है। नॉर्मली IFRS 9 जो है वो इनसे डील कर रहा होता है, और साथ ही IAS नंबर 32 से भी हमें इनकी कुछ जो है वो मालूमात मिलती हैं। और एक तीसरी चीज जिसके ऊपर IAS2 का इतलाक नहीं होता, कि जिसके ऊपर IAS2 एप्लीकेबल नहीं होता, वो हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं। बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर एक तो जो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है वो आ जाती है, और दूसरे नंबर के अंदर इसमें जो हमारा लाइफ स्टॉक होता है, ये जो लोग भेड़ बकरियां पालते हैं या जानवर पालते हैं, ये जो लाइफ स्टॉक होता है ये भी हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसको जो है नॉर्मली एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IAS नंबर 41, वो जो है इसको डील करता है। और IAS 41 बेसिकली जो अपनी सब्जेक्ट लाइन के अंदर चीज मेंशन करता है वो ये करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, इट डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन
of plant and animals into agricultural produce। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर मैंने आप लोगों को IAS2 के स्कोप के बारे में आगाह किया है कि हर तरह की इन्वेंट्री जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेट करती है, IAS2 उसके साथ जो है वो डील करता है। लेकिन IAS2 जो है वो सर्विस बिजनेस के हवाले से जो इन्वेंट्रीज होती हैं, जिनको हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं, उनके साथ डील नहीं करता, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी सेल और परचेज के हवाले से IAS2 हमें गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता। और जो बायोलॉजिकल एसेट्स होते हैं, उनके हवाले से भी IAS2 हमें जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड नहीं करता। ठीक हो गया, तो ये हमारे IAS नंबर 2 का स्कोप था। अब मेरे दोस्तों, हमने IAS2 के बारे में एक अच्छा खासा ओवरव्यू ले लिया और हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि बेसिकली हमने स्टैंडर्ड में करना क्या है। तो होता बेसिकली ये है कि अगर आप बात करते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली किसी ना किसी बिजनेस के हवाले से अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, या आप बात करते हैं किसी भी ट्रेडिंग बिजनेस की, तो जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि हमने इन्वेंट्री परचेज करनी होती है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री। और आपको ये भी मालूम है कि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो बीइंग एन अकाउंटेंट आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि जब ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाए कि ट्रांजैक्शन हो चुकी है, और उसको हम एनालाइज भी कर लें कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये एसेट से रिलेट करती है, एक्सपेंस से रिलेट करती है, या इक्विटी से रिलेट करती है, एसेट से, लायबिलिटी से, या किसी भी अकाउंटिंग एलिमेंट से रिलेट करती है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो परचेज ऑफ इन्वेंट्री है ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका जो पैसा है, जो आपका फाइनेंस है, वो इन्वॉल्व होता है और ये एक ट्रांजैक्शन है। आप अपने सप्लायर को कंसिडरेट जो आपका पेमेंट होती है वो पे करते हैं एज अ कंसिडरेशन, और आपका सप्लायर जो है इन रिटर्न आपको इन्वेंट्री सप्लाई करता है। तो दिस इज बेसिकली अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बात आ रही है समझ में? तो बेसिकली सबसे पहला काम जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है वो इन्वेंट्री की परचेज होती है, और उस परचेज को रिकॉर्ड करना होता है। तो अब हमें जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है IAS नंबर 2, वो क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि इन्वेंट्री मस्ट बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। हमेशा जो इन्वेंट्री आप खरीदते हैं उसको आपने कब रिकॉर्ड करना है? जब आप उसको फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो अपने बिजनेस में, एट कॉस्ट। और यहां पर एक बात अपने साथ मेंशन भी कर लें कि फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, ये बात इंपॉर्टेंट है। बात आ रही है समझ में? तो अब चूंकि हमने इन्वेंट्री को उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो जनाब, सबसे पहली चीज जो किसी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल होती है, यहाँ पर हम अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो ऑब्वियसली जो हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं वो हमारा रॉ मटेरियल है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं या ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से मिल जाता है, और बाकी चीजें हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, जिसमें वर्क इन प्रोसेस भी आ जाता है, और वर्क इन प्रोसेस अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिनिश गुड में। वो दो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री तो हम खुद जो है वो आगे रॉ मटेरियल को पॉलिश करके और उसको जो है बेसिकली उसको कन्वर्जन कॉस्ट इनकर करके फाइनल प्रोडक्ट के अंदर तब्दील करते हैं। और अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो जो फिनिश गुड ये खरीदता है तो हम फिनिश गुड की बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई और किसी दूसरी किस्म की इन्वेंट्री ऑलरेडी इन्वॉल्व होती नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो कॉस्ट के अंदर शामिल होती है वो उसकी परचेज प्राइस होती है, जिसको हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं। यानी कि बेसिकली जब भी आप इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, आप किसी चीज को पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर एक प्राइस टैग लिखा होता है, प्राइस टैग लगा होता है, या एक प्राइस टैग जो है उसके साथ अटैच होता है, जिसके ऊपर उस चीज की कीमत लिखी होती है।
उस चीज को हम उसकी लिस्ट प्राइस या परचेज प्राइस कह सकते हैं, और उसको हमने उसमें से लेस करना है एनी ट्रेड डिस्काउंट, एनी ट्रेड डिस्काउंट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट के बारे में जो इन दोनों में डिफरेंस होता है वो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर लेट्स सपोज क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है वो होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि जब आप मार्केट गए, आपने वो इन्वेंट्री खरीदना चाहिए, क्योंकि हम इन्वेंट्री के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसी को ही हम एग्जांपल में भी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो लेट्स सपोज जो उसका प्राइस टैग लगा हुआ था, जो उसकी लिस्ट प्राइस थी, वो थी 2500 रुपए, ठीक है। अब जब आपने देखा कि यार ये इन्वेंट्री आइटम तो 2500 रुपए का है, तो आपने अपने सप्लायर से कहा कि भाई इतने ज्यादा तो मैं नहीं दूंगा, तुम ऐसा करो मुझसे 2000 ले लो। उसने कहा कि नहीं 2000 तो नहीं दे सकते, आप जो है इस तरह करें कि इसके 2250 दे दें। आप दोनों के अंदर यानी कि कस्टमर में और जो सप्लायर था उनमें एक नेगोशिएशन हुई, एक बार्गेन हुआ, और अल्टीमेटली जो बायर है वो एग्री हो गया कि वो 2250 रुपीज में ये इन्वेंट्री आइटम परचेज करेगा, और सेलर भी एग्री हो गया कि मैं बायर को 250 रुपीज का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये डिस्काउंट जो एट द टाइम ऑफ परचेज हमारे कस्टमर को मिलता है सप्लायर की तरफ से, जो कि इस एग्जाम्पल के अंदर 250 रुपीज के बराबर है, तो ऐसे डिस्काउंट को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कि एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो मिला है कस्टमर को। अच्छा, अब जो है ये चीज हमने खरीद ली 2225 रुपए की, हम उस चीज को लेकर घर आ गए और हम ये अज्यूम कर देते हैं कि हमने ये ट्रांजैक्शन की है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट परचेज की है, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज कर लेते हैं नॉर्मली कि हमने इस इन्वेंट्री आइटम को ऑन अकाउंट परचेज किया है, यानी कि इसके हमने जो पैसे हैं वो अभी देने हैं, वो हमारा एक अकाउंट पेबल है जो हमने बुक किया हुआ है, अभी हमने इस सप्लायर को इस इन्वेंट्री आइटम के परचेज करने के एवज पैसे नहीं दिए। अच्छा, अब हम वो इन्वेंट्री लेकर अपने स्टोर में आ गए, अपने जो है दुकान पर आ गए, तो 2 दिन नहीं गुजरे थे तो जो हमारा सप्लायर है उसको थोड़ी सी बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई कि पता नहीं मुझे पैसे देगा कि नहीं देगा। उसने हमें जो है ना वो फोन करना शुरू कर दिया। उसने हमें फोन रोज करता था और कहता था कि भाई मुझे पैसे दे दे, पैसे दे दे। हमने कहा कि भाई मैंने जब कहा है कि मैं 15 दिन बाद पैसे दूंगा तो तुम्हें क्या मुसीबत है। तो वो बेचारा भी बंद कर देता था फोन। एक दिन अचानक उसको आइडिया आता है, वो कहता है कि आज मैं इस बंदे से पैसे निकलवाऊंगा। वो आपको कॉल करके कहता है कि मुझे जो है ना आप इस तरह करें कि 2000 रुपए दे दें, लेकिन पेमेंट आज कर दें, या लेट सपोज 2 दिन के अंदर कर दें, तो मैं आपको मजीद 250 रुपीज जो है वो डिस्काउंट दे दूंगा। आप भी कहते हैं कि जबरदस्त, पैसे तो मैंने देने ही है, 15 दिन बाद भी देने हैं, कल भी देने हैं, तो अगर मैं कल तक दे दूंगा तो मुझे 250 रुपीज मजीद कम देने पड़ेंगे, और अगर मैं 15 दिन बाद दूंगा तो मुझे पूरी अमाउंट देनी पड़ेगी। तो आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपको कल पेमेंट कर देता हूँ। आप भागे भागे जाते हैं और उसको जो है वो 2000 रुपीज जो है वो पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो आपको 250 रुपीज मिले हैं ना एज अ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आपको मिला है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट। तो ऐसा जो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट कस्टमर को अपने सप्लायर से मिले, ऐसे डिस्काउंट को हम कहते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट, या इसका एक और नाम भी होता है कैश डिस्काउंट। बात आ रही है समझ में? तो ये वो डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट जो है वो हमारा सप्लायर हमारे कस्टमर को देता है। और उसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी इसलिए कहते हैं कि बेसिकली जो सप्लायर होता है वो चाह रहा होता है, और कस्टमर भी चाह रहा होता है कि हमारा जो अकाउंट है, जो हमारा पेबल है, या जो सप्लायर के लिए रिसीवेबल है, जो सेलर के लिए रिसीवेबल है, वो अकाउंट सेटल हो जाए, और जो कस्टमर है वो उसकी पेमेंट कर दे, भले थोड़ा सा कम करे लेकिन एटलीस्ट पेमेंट कर दे। और ये क्यों चाह रहा होता है? इसलिए क्योंकि आज का पैसा हमेशा कल के पैसे से बेहतर होता है,
a concept that you will later study as the concept of time value of money। बात आ रही है समझ में? अच्छा, कुछ ऐसी परचेज ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर जो आपका सप्लायर होता है ना, उसने ऑलरेडी कुछ टर्म्स डिफाइन की होती हैं जिसको हम पेमेंट टर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ जो सप्लायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, उन्होंने कुछ टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑलरेडी डिफाइन की होती हैं अपने कस्टमर्स के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ कस्टमर्स ने कुछ सप्लायर्स ने कहा होता है कि हमारी जो पेमेंट टर्म्स हैं वो ये हैं कि नेट 15 डेज के जो कस्टमर है उसने 15 दिन के बाद आफ्टर द डेट ऑफ परचेज 15 दिन के बाद जो है वो पेमेंट करनी है। ऐसी टर्म को कहते हैं नेट 15 डेज। इसी तरीके से एक ये टर्म भी हो सकती है नेट 30 डेज कि एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप परचेज करेंगे तो परचेज डेट के 30 दिन के बाद जो कस्टमर है उसके ऊपर पेमेंट करना जो है वो जरूरी हो जाएगा। तो ऐसी पेमेंट टर्म को आप नेट 30 डेज भी कह सकते हैं। यहां पर कुछ जो सप्लायर्स हैं वो सिचुएशन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वो क्या करते हैं, 1, 10, 30। इसका मतलब यह है कि अगर तो परचेज के 10 दिन के अंदर अंदर जो कस्टमर है वो पेमेंट कर देता है तो उसको जो है वो 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर वो 30 दिन के अंदर पेमेंट करता है जो उसका एक्चुअल पीरियड था तो उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये एन जो है ये बेसिकली डिस्काउंट के लिए होता है, सॉरी नो डिस्काउंट के लिए होता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 1 की जगह 5 भी आ सकता है और 10 की जगह कोई और नंबर ऑफ डेज भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताना चाहा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको दे दिया जाए कि ये जो है पेमेंट टर्म्स हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है, बल्कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से आराम से असेस कर लेना है कि अगर हमने 10 डेज में पेमेंट की तो जिस तरह के मैंने यहाँ एग्जांपल में लिखा है कि 1% डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर हमने 30 दिन के बाद पेमेंट की तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो फिर जिस तरह से आपको कहा गया होगा कि आपने एंट्री पास करनी है वैसे आप लोग एंट्रीज पास करेंगे। ठीक हो गया। 10 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो रही है तो आप डिस्काउंट की एंट्री भी साथ पास करेंगे, वरना आपको एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बेसिकली बताने का आप लोगों को मकसद था कि ये भी एक तरह से सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, बल्कि एक तरह से नहीं, एग्जैक्टली ये सेटलमेंट डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट ही होता है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है, लेट्स सपोज 1% का, ये जो मैंने ये सिनेरियो बनाया है, तो ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये आपको एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिल रहा है अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं। बात आ रही है समझ में? तो डबल एंट्री के हवाले से जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है जो एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन आपको मिलता है, इसके लिए आपको कोई डबल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभी हम बात इसको आगे समझेंगे कि इसको डबल एंट्री पास करने की जरूरत क्यों नहीं होती। और जो आपका कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट होता है तो उसकी डबल एंट्री जो है वो पास करते हैं, और डबल एंट्री क्या होती है ये भी इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी देर में जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है उसमें हमें डबल एंट्री पास करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती। तो जनाबे वाला वो इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम अगर IAS 2 की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो उसकी कॉस्ट होती है इन्वेंट्री की वो हम किस चीज पे रिकॉर्ड करते हैं, परचेज प्राइस लेस एनी ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम उसकी लिस्ट प्राइस में से ऑलरेडी माइनस कर देते हैं। यहां पर जो हमारी एग्जांपल थी उसके अंदर जो परचेज प्राइस थी वो 2500 थी और जो ट्रेड डिस्काउंट था वो 250 रुपीज का था। यानी कि जब हमने अपनी बुक्स के अंदर इस इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है, प्रोवाइडेड ये कि कोई और किसी किस्म का कोई और खर्चा ना हो, तो हमने इसको 2500 पे रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि इस इन्वेंट्री को हमने अपनी बुक्स में ₹2250 के ऊपर रिकॉर्ड करना है। जब आप उस चीज का ट्रेड डिस्काउंट का इंपैक्ट नहीं ले रहे तो फिर उसकी डबल एंट्री पास भी नहीं की जाती, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना जो परचेज प्राइस होती है उसको ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट से रिड्यूस कर लेते हैं। गोया कि ये चीज हमारे लिए 2500 की कभी थी ही नहीं, हमने इसके जितने पैसे दिए हैं हम उसको उतनी ही अमाउंट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे उस चीज की लिस्ट प्राइस कितनी भी क्यों ना हो। यहां तक बात सबको क्लियर है?
तो हम बेसिकली बात कर रहे थे कि कॉस्ट जो होती है किसी भी इन्वेंट्री की, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट, एज आई जस्ट टोल्ड यू गाइस, इज परचेज प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट्स। अच्छा, अगर सेटलमेंट डिस्काउंट होगा तो फिर वो इसकी कॉस्ट में से माइनस नहीं किया जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट्स जो है वो सेपरेट होती है। बात आ रही है समझ में? अच्छा, दूसरे नंबर पर जो है वो क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसकी कॉस्ट के अंदर, प्लस ऑल एक्सपेंसेस या कॉस्ट्स incurred in bringing the inventory to the intended place या आप ये कह सकते हैं इंटेंडेड यूज। इंटेंडेड प्लेस का मतलब ये है कि जहां पर आप उस इन्वेंट्री को लाना चाहते थे, और इंटेंडेड यूज का मतलब ये है कि जिस मकसद के लिए आपने वो इन्वेंट्री जो है वो खरीदी थी। तो यहाँ पर बेसिकली जो इंटेंडेड प्लेस वाली बात है ये ज्यादा वैलिड होती है। यानी कि आपने अपने शॉपकीपर से जब वो इन्वेंट्री परचेज की, आपने अपने सप्लायर से जब वो इन्वेंट्री परचेज की, तो आपने ऑब्वियसली उसको अपने जो आपका जहां पर आपका स्टोर है, या जो आपका गोदाम है, गोडाउन है आपका, या जो भी आपकी दुकान है या प्लेस ऑफ बिजनेस है जहां पर आप इन्वेंट्री लाना चाहते हैं, तो अपनी उस प्लेस ऑफ बिजनेस तक, यानी कि इंटेंडेड प्लेस तक, उस इन्वेंट्री को लाने के ऊपर आपके जितने भी डायरेक्ट अखराजात होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक गाड़ी लोड करवानी पड़ी इस इन्वेंट्री से, और ऑब्वियसली उस गाड़ी ने भी आपसे कोई ना कोई जो है वो किराया लेना है, ठीक है, अपनी लोडिंग और अनलोडिंग का, और उसके अलावा जो है वो फ्यूल का, तो ऐसे एक्सपेंस को हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स भी कहते हैं और फ्रेट इनवर्ड्स भी कहते हैं। तो ये जो कैरेज इनवर्ड्स या फ्रेट इनवर्ड्स की जो अमाउंट होती है वो इस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने कोई ऐसे टैक्सेस पे किए जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, या आपने कोई ऐसी जो है वो ड्यूटी पे की, लेट सपोज आपने अपनी इन्वेंट्री इंपोर्ट करवाई है, और वो जो ड्यूटी आपने पे की है वो भी आपको गवर्नमेंट से रिफंड नहीं हो सकती, इट इज अ नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। तो ये जो इंपोर्ट ड्यूटीज आपने पे की हैं ये भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगी। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपने इस इन्वेंट्री को, कैरेज इनवर्ड्स भी हमने इसमें ऐड कर लिया, इसमें नॉन रिफंडेबल एक्सपेंसेस भी जो है वो हमने ऐड कर लिए। एक्सपेंसेस भी आप कह सकते हैं और टैक्सेस भी कह सकते हैं, बल्कि टैक्सेस ही कहना ज्यादा मुनासिब बात है, क्योंकि यहाँ पर मैं टैक्सेस लिखना चाह रहा था, जो कि मैं उस वक्त जो है वो लिखना मेरे जहन से स्किप हो गया। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इसी तरह जो नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं आपकी, वो भी आप इसकी कॉस्ट में शामिल करते हैं। और इसके अलावा ऑल अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्ट इन्वेंट्री से रिलेट कर रहे हो, ठीक है, नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू इंटेंडेड लोकेशन। लेकिन एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे नॉन रिफंडेबल होने चाहिए। अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है कि जो आपको कभी ना कभी वापस मिल जाएगा, यानी कि वो रिफंडेबल है, तो ऐसा एक्सपेंस जो है या ऐसी कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं की जाएगी। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब इसके अंदर जो चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट लिख लें कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है अपने गुड्स की, लेट सपोज आप बाहर के मुल्क से जो है वो गुड्स मंगवा रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री से जो है वो गुड्स इंपोर्ट करवा रहे हैं, या किसी दूसरे शहर से जो है वो अपने गुड्स जो है वो मंगवा रहे हैं, तो ड्यूरिंग द वे आपने उस ट्रांजिट के पीरियड के लिए अगर आपने उन गुड्स की कोई इंश्योरेंस
अमाउंट पे की है, तो जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एक्सपेंस है वो भी क्या होगा, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने अपनी इन्वेंट्री को जनरली इंश्योर करवाते हैं, उसके लिए आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर मेरी इन्वेंट्री को किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया आम हालात में, यानी कि आपकी दुकान में या आपके स्टोर में आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, तो उससे आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस जो है कंपनी आपको थोड़ा सा उसका कोई वो क्लेम जो है वो देगी। तो ऐसा जो एक्सपेंस है वो इसकी कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉस्ट के अंदर दो तीन चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है, उनको बस आप लोग याद रख लें। उसके अंदर जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जितनी भी रिफंडेबल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेंगी, तो जो रिफंडेबल कॉस्ट हैं वो इन्वेंट्री का पार्ट जो है वो नहीं बनती। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज हुई है एट द टाइम ऑफ परचेज या उसको लाते वक्त, तो वो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा, यानी कि उसमें इसको ऐड नहीं करेंगे। और तीसरे नंबर पर जो है, जो भी इन एक्सपेंसेस जो है वो इनकर हुए हैं, एक्सपेंसेस incurred after the inventory has reached the intended place, यानी कि जब आपकी जो इंटेंडेड प्लेस है, जो इंटेंडेड प्लेस है जहां पर आपने जो है वो इन्वेंट्री को लाना है फ्रॉम योर सप्लायर, जब उस इंटेंडेड प्लेस पे आपकी इन्वेंट्री पहुंच जाए, तो उसके बाद उस इन्वेंट्री पर जो भी खर्चा आप करते हैं तो वो खर्चा उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल, उस इन्वेंट्री की अगर कोई होल्डिंग कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट से मुराद ये कि उसकी जो है वो कोई स्टोरेज कॉस्ट अगर हो, तो वो स्टोरेज कॉस्ट जो है वो आपका एक अलग से एक्सपेंस होगा, उसको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करते। दूसरी ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप अगर इंपोर्ट करते हैं अपनी इन्वेंट्री, तो ऑब्वियसली आप उसको रिकॉर्ड तो अपनी ही करेंसी में करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपने लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया से या यूके से या मिडिल ईस्ट से कोई इन्वेंट्री आपने मंगवाई है, तो ऑब्वियसली आपने वहां पर जो पेमेंट की होगी वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, या आपने यूएई के दिरहम में, या किसी दूसरे मुल्क से जहां से भी आप मंगवा रहे हैं, यूके से मंगवा रहे हैं तो पाउंड्स में, अमेरिका से मंगा रहे हैं तो डॉलर्स में आप उसकी पेमेंट करते हैं। लेकिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने हमेशा इस इन्वेंट्री को अपनी लोकल करेंसी में लिखना होता है। ठीक है। तो उस सूरत में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो यूएस डॉलर है, लेट्स सपोज उसकी जो वर्थ है वो 160 रुपीज पाकिस्तानी के बराबर है, $1 की, और आपने लेट्स सपोज $1 की एक इन्वेंट्री परचेज की है, तो आप उसको पाकिस्तानी रुपए के एतबार से 160 रुपीज के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, जब आपने पेमेंट कर दी तो उस वक्त जो है एक्सचेंज रेट 160 था। अब जब वो इन्वेंट्री आपके पास आई है, तो जिस दिन वो इन्वेंट्री आई, लेट्स सपोज डॉलर का रेट जो है वो 170 था, तो आप 170 को, यानी कि जो डिफरेंस है 10 रुपीज का, आप उस 10 रुपीज को जो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है इस इन्वेंट्री के कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि वो आपके लिए इसका पार्ट नहीं बनेगी। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो कि आफ्टर द टाइम ऑफ परचेज जो है वो होता है, वो इस चीज की कॉस्ट का, इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। और बिल्कुल इसी तरीके से जब आप उस इन्वेंट्री को सेल करते हैं, तो जो सेलिंग कॉस्ट होती है या जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट होती है वगैरह वगैरह, तो ये जो कॉस्ट होती हैं ये भी इस इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। बात आ रही है समझ में? यहाँ पर बस मैं एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को आज के दिन के लिए बता दूं, फिर आज का लेक्चर जो है वो कंक्लूड करते हैं। और वो ये है कि इन्वेंट्री जो है ये हमारा करंट एसेट होती है। बता रही है समझ में? इन्वेंट्री हमेशा हमारा करंट एसेट होती है, और इन्वेंट्री जो है ये हमेशा कई अकाउंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। सबसे पहला इम्पैक्ट तो जैसे मैंने आपको बताया, इन्वेंट्री चूंकि एक करंट एसेट है, तो इसका इम्पैक्ट एक तो आपके करंट एसेट्स के ऊपर आता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। दूसरे नंबर पर जो इसका इम्पैक्ट जाता है एट द टाइम ऑफ सेल, तो एक अकाउंट हम यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसमें इसका इम्पैक्ट जाता है। और अल्टीमेटली जो आपका प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी इन्वेंट्री का अच्छा खासा अमल दखल होता है।
क्लोजिंग करने से पहले एक बात मैं और आपको बता दूं कि एट द टाइम ऑफ परचेज जो है इन्वेंट्री आपका एसेट होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज।